हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डार्किंग गोल। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हम पॉइंटर डिस्कस कर रहे हैं और ये जीव विज्ञान का पॉइंटर है। इसमें हम और सारी विज्ञान जो भी हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, उनको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम जैसे कि जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं और पर्यावरण भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उसको भी फ्रेंड्स देखें और इसके पहले वाले भी वीडियो भी देख लें ताकि आप इसको कनेक्ट कर सकें और आपको जानकारी और भी मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंभिका दंत के। देखिए, जो सांप का मुंह होता है उसमें तालु में दांत होते हैं, उसी को कह रहे हैं यहाँ पे जंभिका दंत, और वही उसके विषदंत होते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदभिद। शैल मतलब चट्टान और जो उसमें उगे उसको कहते हैं शैलोदभिद। पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी मतलब नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप कौन सा है? इनमें से घटपर्णी कीटहारी है। कीटहारी का मतलब वो ऐसा पादप जो कीटों को खाता हो, उसे कहते हैं कीटहारी पादप। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृंद भागों में से कौन सा भाग है जो घट का रूप लेता है, घट के रूप में परिवर्तित हो जाता है? वो है पत्ता। देखिए, घटपर्णी क्या है कि ये परजीवी नहीं है, लेकिन ये कीटों को खाता है। कीटों को इसलिए खाता है क्योंकि इसमें होती है नाइट्रोजन की कमी, और घटपर्णी जो है वो ऐसी जगहों पर उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और उसी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये जो भी इसके पास में छोटे छोटे कीट आते हैं उनको ये क्या कर लेता है कि पाचित कर लेता है, उनको पचा लेता है। तो ये है घटपर्णी। सुमेलित करना है। देखिए, ईस्ट जो है वो किण्वन के काम में आती है। कैसीन नामक जो प्रोटीन होती है वो दूध में पाई जाती है। एलोवेरा क्या है? एक आवृत बीजी है। आवृत बीजी का मतलब ऐसा जिसके जो बीज हैं वो आवृत हों, है ना, उसे कहते हैं आवृत बीजी। घटपर्णी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसका मतलब जैसा कि हमने ऊपर अभी बात की कि ये परजीवी नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। नेफेंथीस खासियाना मतलब कि घटपर्णी। तो देखिए, ये भी नाम आ सकता है, नेफेंथीस खासियाना मतलब कि घटपर्णी नामक जो एक पौधा है, ये कहाँ पाया जाता है भारत में? मुख्यतः ये पाया जाता है मेघालय में। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है वो तना है। मतलब कि हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है? पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त होती है। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा है उसे प्रकंद कहते हैं, प्रकंद तना कहते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप, है ना। तो ड्रूप जो प्रकार है उसमें लीची को रखा जाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग मतलब स्त्री केसर और पुम केसर अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता मतलब भिन्न समय में परिपक्व होना, तो इस प्रकार से भिन्न काल पक्वता कहलाती है। आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है। इनमें से रूपांतरित जड़ कौन सी है? शकरकंद। मतलब ये कि देखिए, आलू, बंडा और जिमीकंद ये जो हैं ये जड़ों के उसमें से नहीं आते हैं, लेकिन शकरकंद जो है वो जड़ के रूप में आती है, या फिर वो जड़ होती है और वो रूपांतरित जड़ होती है। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है वो है शकरकंद। तो शकरकंद कैसी है? जैसे अभी हमने चर्चा की, वो है जड़ और वो रूपांतरित जड़ होती है जिसमें कि काफी ज्यादा मात्रा में भोजन इकट्ठा हो जाता है। सलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है वो कौन सा? अदरक। इनमें से देखिए, सलजम एक जड़ होती है, अदरक यहाँ पर तना है, गाजर जड़ होती है और ये शकरकंद भी एक जड़ होती है। सुमेलित करना है हमें। देखिए, प्रकंद, अदरक क्या है? प्रकंद है। इसके बाद आलू क्या है? स्तंभकंद तना है। आलू कैसा है? स्तंभकंद तना है। सल्ककंद, लहसुन क्या है? सल्ककंद है। घनकंद ये है जिमीकंद यानी सूरन। जो सूरन होता है ये घनकंद में आता है। गाजर
शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है ना, रूपांतरित जो स्तंभ है वो कौन है? आलू है। आलू एक स्तंभ कंद तना है। आलू है एक क्या है? कंद है, यानी कि तना है। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन और कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार साहचर्य है वो है कवक मूल। तो इनके बीच में जो मीडिएटर है वो कौन सा है? कवक मूल है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन के स्थिरीकरण वाला जो जीवाणु है वो जीवाणु कैसे रहता है? सहजीवी। सहजीवी का ये मतलब होता है कि एक साथ क्रियाएं करना। एक साथ क्रियाओं करने का मतलब कि दो जीव अगर इस प्रकार से रह रहे हैं एक साथ कि उन दोनों को फायदा हो रहा है तो इससे इस क्रिया को कहते हैं सहजीवन होना या सहजीवी होना। मटर का जो पौधा है वो क्या है? एक शाक है ना, एक शाक की तरह उसका प्रयोग किया जाता है। तना काट आमतौर पर प्रयोग किया जाता है ये किसमें? गन्ने के प्रवर्धन में। मतलब कैसे कि जैसे गन्ने की अगर हमें फसल लगानी है तो उसको हम क्या करते हैं? उसके तने के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं, तो इसे ही तना काट हम कह रहे हैं। लौंग क्या है? एक बंद कली है ना। बंद जो लौंग प्राप्त की जाती है वो कलियों से प्राप्त की जाती है। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कली है इसको क्या है? लौंग है ना। तो लौंग क्या है? पुष्प कली होती है एक प्रकार से, और वो बंद कलियां ही तोड़ ली जाती हैं जिसको सुखाकर फिर लौंग बना ली जाती है। लौंग प्राप्त होता है पुष्प कली से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है हमें। अदरक, राइजोम, केसर, पुष्प की वर्तिका। अब देखिए जो यहाँ पर केसर है जो कि जीआई टैग भी मिला है जम्मू कश्मीर में जिसको, तो ये केसर क्या होती है कि जो हमारा पुष्प का जायांग भाग होता है ना, तो वो जायांग भाग वर्तिकाग्र या वर्तिका जो होती है वही बन जाता है केसर। अफीम, अफीम की डूंडी से प्राप्त होता है। सन तना से प्राप्त होता है। सन क्या है? जिससे सुतली जो होती है रस्सी बनाई जाती है वो उसी से बनता है जिसको हम सन कहते हैं। अब सन क्या है कि एक फसल होती है, सन का प्रयोग वैसे तो ग्रीन खाद के लिए भी करते हैं, लेकिन सन जब बड़ा हो जाता है जैसे तो उसको काट के फिर उसको कुछ समय तक पानी में डालते हैं, फिर उसको सफाई करते हैं। ये कई प्रक्रियाएं होती हैं जिससे ये सन बनता है, जिससे कि सुतली बनती है। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। फूल के बीज बनाने वाले जो भाग होते हैं वो पुंग केसर, स्त्री केसर जैसे होते हैं, तो ये स्त्री केसर ही एक प्रकार से होता है। स्त्री केसर या जायांग भाग होता है केसर। सुमेलित करना है तो देखिए अदरक प्रकंद होता है, प्याज मांसल पर्ण होती है, आलू रूपांतरित तना होता है या स्तंभकंद तना होता है। नारियल क्या है? भ्रूणपोष है ना। नारियल का जो खाने वाला भाग भी है वो भी भ्रूणपोष होता है। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने वाला जो भाग है वो कौन सा है? तना। मतलब कि आलू का भाग जो खाया जाता है वो तना है। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से फल के रूप में भी एक प्रयोग किया जाता है या जिसको फल भी कहते हैं वो कौन सी है? भिंडी है। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। ये जो पादप पौधे की जो कली होती है वो क्या है? एक भ्रूणीय टहनी, क्योंकि उसमें से भ्रूण का निर्माण हो सकता है कली में। कार्क प्राप्त होता है क्वेरकस सुबर नामक पेड़ से। तो ये कार्क प्राप्त होता है क्वेरकस सुबर नामक पेड़ से प्राप्त होता है। लहसुन की जो अवलक्षित गंध आती है, जो लहसुन की गंध आती है वो कैसे आती है? वो क्यों आती है? क्योंकि इसमें सल्फर के यौगिक होते हैं। छिलकों प्याज के छिलके उतारते समय जो आंसू आ जाते हैं वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उससे स्रावित होता है सल्फेनिक अम्ल। तो सल्फेनिक अम्ल की वजह से प्याज को काटते समय आंसू आ जाते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा है? पुष्प है, क्योंकि पुष्प से ही फिर फल बनता है, उससे फिर बीज अंदर बनते हैं। मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है, मतलब कि मिर्च का जो कड़वापन होता है वो क्यों होता है? कैप्साइसिन
कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखापन होता है। रेशम का कीट यानी सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में औद्योगिक रूप में प्रयोग किया जाता है या वाणिज्यिक रूप में वो बनता है, वो होता है प्यूपा, मतलब कि कोशित रूप में। जैसे पहले वो बिल्कुल छोटा होगा, फिर वो बड़ा होकर कोशित रूप में जब आ जाएगा, तब उसको वाणिज्यिक पर्पज के लिए निकाल लिया जाता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो क्या है? सहतूत की पत्तियां, क्योंकि रेशम की जो मुख्यतः वो होती है वो सहतूत में पाले जाते हैं, और कर्नाटक में सहतूत रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वो किससे प्राप्त होती है? आवृत बीजी एक पादप है उससे प्राप्त होती है, और इस आवृत बीजी जो पादप है इसका नाम होता है सिनकोना। अर्थात सिनकोना की छाल से ही मलेरिया की दवा बनाई जाती है, और इस मलेरिया की दवा का नाम क्या है? कुनैन। तो अगर ये पूछता है कि कुनैन किससे बनती है, तब भी हम उसको मार्क कर सकते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की जो औषधि प्राप्त होती है वो बीजीय पादप से प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्लोरोक्वीन। देखिए, क्लोरोक्वीन महत्वपूर्ण है। ये क्लोरोक्वीन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के संकट के समय में इस क्लोरोक्वीन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया, और भारत ने इसका बहुत ज़्यादा निर्यात भी किया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण थे जिससे कि कोरोना का जो संक्रमण है उसको थोड़ा सा रोका जा सकता था। इसलिए क्लोरोक्वीन ये जो औषधि है ये मलेरिया के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ साथ में ये इसके लिए कोरोना के लिए भी काफ़ी उपयोगी हुई है। पूरे विश्व में इसका काफ़ी उपयोग किया गया है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने में हुई मृत्यु से पता चलता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो वो डूबने से अगर उसकी मृत्यु हुई है तो ये कैसे जाना जा सकता है? ये जाना जा सकता है डायटम के माध्यम से। डायटम बहुत ही सूक्ष्म जीव है जो पानी के माध्यम से अंदर चला जाता है, और इसको जब चेक करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति की जो मृत्यु है वह डूबने से हुई है। सहतूत का फल है, सोरोसिस कहलाता है सहतूत का फल। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो तने से उत्पादित नहीं होता है वो है कपास। कपास फल से उत्पादित होता है, और उसी फल में से फिर उसमें से बीज भी होते हैं उसके अंदर, और कपास भी उत्पादित होता है फल से ही। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। तो लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना गेहूँ, संकर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है वो है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल क्या है? कि मानव निर्मित गेहूं है। मानव निर्मित गेहूं है, इसको मतलब वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है। कनैला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों मतलब कि ऑयल सीड मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, जो कनैला जो उपयोग किया जाता है ये इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। इरूसिक अम्ल जो होता है वो हृदय को भी क्षति पहुंचाता है, इसलिए अगर ऐसा तेल प्रयोग किया जाए जिसमें इरूसिक अम्ल कम है तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात प्रभावित हुआ था यानी कि कुप्रभावित हुआ था वो था अल्फांसो। अल्फांसो में ये जो स्पंजी टिश्यू हैं ये आम में एक निष्क्रिय टाइप के टिश्यू बन जाते थे जिससे कि वो इसका जो निर्यात है वो प्रभावित हुआ था। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, और कारण दिया है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक है हरित लवक कहलाता है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कथन तो सही है कि कुछ जीवाणु जो है वो अपना
भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, लेकिन वो इसलिए संश्लेषित नहीं कर लेते कि उसमें हरित लवक पाया जाता, बल्कि जो जीवाणु होते हैं वो रसायन संश्लेषी होते हैं। रसायन संश्लेषी एक्चुअली जो दो तरह की क्रियाएं हुआ करती हैं, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो जीवाणु होते हैं वो अवायवीय श्वसन भी कर लेते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वो ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए ये रसायन संश्लेषी होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं और फिर यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जीवाणुओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ये देखिए क्या है, कथन दिए गए हैं, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा होते हैं। दूसरा दिया है ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा होते हैं। तीसरा दिया है ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पतियों की सीमा रेखा होते हैं। तो इनमें से जीवाणुओं के बारे में कौन सा सही है? इनमें से कोई सही नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि ये जीवित और मृत के बीच की रेखा नहीं होते हैं, ये होता है विषाणु। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी चीज क्या कह रहा है, कह रहा था कि वनस्पति और जानवर के बीच की सीमा रेखा, नहीं, ऐसा भी नहीं है ये। और यहाँ पर फूल देने वाले और फूल न देने वालों के बीच की भी ये सीमा रेखा नहीं है। इस प्रकार से ये जीवाणुओं के विषय में कोई भी कथन सही नहीं है। जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि भोजन भी संश्लेषित कर सकते हैं। ये कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में दिया गया है मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, और कारण दिया गया है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर देखिए कथन तो इसका सही है, परंतु कारण जो है वो गलत है। क्यों? मृदा का उच्च तापमान जड़ के विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है, अपितु यहाँ पर क्या है कि चूंकि मरुस्थलीय भूमि में जल की कम मात्रा होती है, इसलिए जल की खोज में जो उनकी जो जड़ें हैं मरुस्थलीय पौधों की, वो जड़ें नीचे तक काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, जैसा कि अभी डिस्कस किए कि जड़ें पानी की तलाश में काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी कि 20 से 30 फीट की मूसला जड़ें पाई जाती हैं। और ये जो पौधे होते हैं थोड़ा सा मांसल भी होते हैं। और मरुद्भिद पौधों में जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की ज़्यादा बर्बादी ना हो सके। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूल जो पौधे होते हैं वो होते हैं मरुद्भिद, यानी मरुद्भिद पौधे शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधे जो होते हैं वो मांसल होते हैं, और नमकीन जगह में या नमक युक्त मिट्टी में उगाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, और उन कथनों में हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। दूसरा दिया है यहाँ पर गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तीसरा दिया है नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। और चौथा दिया है सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला और चौथा ऑप्शन सही है, मतलब कि जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता होती है। और यहाँ पर दिया है कि सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए जो हार्मोन है वो साइटोकाइनिन कहलाता है। साइटोकाइनिन सुषुप्तावस्था का मतलब ये है कि अगर बीजों को बोया जाता है तो वो उगते हैं, तो उगने का जो कारण होता है वो यही होता है कि वो मतलब कि अपनी सुषुप्तावस्था को तोड़ के निकल आते हैं, उग जाते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन, मतलब कि उनके रहने के लिए जगह, तो इनको कहते हैं एपीफाइट्स। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित करते हैं जड़ों के माध्यम से। जड़ों में जो जड़ों के बाल यानी मूल रोम पाए जाते हैं उनसे ही जड़ जल का और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं एक जलीय पौधे, मतलब कि अगर जो पौधे जल में उगते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिमाण जल की प्रकाशीय अपघटन द्वारा होता है, मतलब कि
पौधों द्वारा जो ली गई विकिरण ऊर्जा है उसका जो परिमाण होता है वो जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। स्वजीवी उत्पादक होते हैं, मतलब कि जैसे पेड़ पौधे हैं वो क्या हैं, स्वजीवी हैं, मतलब स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए वो उत्पादक कहलाते हैं। परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं, मतलब दूसरों पे आधारित होते हैं, दूसरों पे निर्भर होते हैं, जैसे कि मनुष्य परोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए उनसे भोजन निकालते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, इनको विबंधक भी कहते हैं। प्रथम पोषक स्तर में हरित पादप होते हैं, अर्थात कि स्वपोषी होते हैं प्रथम पोषक स्तर में। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के, मतलब कि आर्कियो जो बैक्टीरिया है इसको मीथेन उत्पादन करने में उपयोग किया जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, जो कीट होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं, वात तंत्रों से। उनके पूरे शरीर में वात तंत्र पाया जाता है जिससे वो श्वसन करते हैं, जैसे कि तिलचट्टा जो होता है वो भी इस तरह से श्वसन करता है। जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि तलों के निकट का जो पानी है वो नहीं जमा होता है। आप जानते हैं कि जैसे 4 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसमें से जल का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे कि मान लीजिए ये एक तालाब है, ये पानी से भरा हुआ है, तो जैसे ऊपर का टेम्परेचर 4 डिग्री होगा तो घनत्व तो ज़्यादा होगा, तो घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण इसका जो पानी है वो नीचे की ओर बैठता जाएगा। जब पूरी झील का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री हो जाता है तो इसके बाद में जब ऊपर का टेम्परेचर कम होने लगता है सॉरी, तो ऊपर यहाँ पर बर्फ जम जाती है और नीचे चूंकि बर्फ ऊपर से फिर जमा होने के कारण इसका टेम्परेचर नीचे की ओर नहीं जाने पाता है, क्योंकि बर्फ हल्की होती है पानी से, तो ऊपर बर्फ तैरती रहती है और नीचे द्रवित अवस्था बनी रहती है, इसलिए मछलियां नीचे जीवित रहती हैं। जल से बाहर यदि मछलियों को निकाल दिया जाता है तो वो मर जाती हैं क्योंकि वे श्वसन नहीं कर पाती हैं। मछलियों में सामान्यतः जो श्वसन होता है वो गलफड़ों के माध्यम से होता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो वर्णक होता है, एंथोसाइनिन वो सेब में लाल रंग का कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, और गाजर में जो लालपन होता है कैरोटीन के कारण होता है। यहाँ पर पपीते का जो लाल रंग होता है वो कैरिका जैंथिन के कारण होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक केले के पौधे की प्रजाति को खोजा है जिसकी जो लंबाई है वो 11 मीटर के लगभग होती है, और जो उसके फल का गूदा होता है वो नारंगी रंग का होता है। ये भारत में कहाँ पर खोजा गया है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया है। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है वो है मनुष्य, एक प्रकार से हम कहें, जैसे कि चीनी, अमेरिकी, है ना, भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी, ये सारे लोग जो हैं एक ही स्पीशीज हीमोसेपियंस के से पैदा हुए हैं या हीमोसेपियंस से ही आगे बढ़ के आए हैं। खमीर एक उदाहरण है कवक का। अब यहाँ पर देखिए, चाहे खमीर जो उदाहरण है ये कवक का है, इसका मतलब ये है कि जैसे ईस्ट और मशरूम ये किसके भाग हैं, ये फफूंद के। तो यहाँ पर फफूंद का है या कवक का है या फंजाई का है, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मशरूम भी जो क्या है, एक फंजाई ही है या फिर कवक ही है कह सकते हैं। तो जो रसेदार सब्जी से जो मशरूम की बनाई जाती है वो भी क्या है, कवक ही है। कपास का मुख्य जो घटक होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो है वो पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पदार्थ है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। ये भी सहजीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, लेकिन शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए शैवाल भोजन बना के कवक को देता है और कवक शैवाल को रहने की जगह देता है, इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, सहजीवन व्यतीत करते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान में भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होती है, वास्तव में सहजीवी हैं। देखिए ये क्या है, सहजीवी साहचर्य हैं, किसके, शैवाल और कवक के। मतलब कि जो लाइकेन है ये कैसे बनती है, ये कवक और शैवाल से बनती है। नोस्कापीन प्राप्त होती है पोस्ता से। इसका देखिए क्रम थोड़ा समय आप देखिए, हीरोइन प्राप्त होती है जैसे बोल रहा है, अब मार्फिन प्राप्त होती है, अफीम प्राप्त होती है। तो देखिए एक होता है पोस्ता, इस पोस्ता की खेती की जाती है
और ये पोस्ता जो होता है, इसके जो फल होते हैं कच्चे फलों में, ये पेड़ में ही लगे रहते हैं और उन्हीं के कच्चे फलों में चीड़ा लगा दिया जाता है। और इन चीड़ा लगाने के बाद में जो लेटेक्स या दूध निकलता है, उस दूध को इकट्ठा किया जाता है बाद में सूखने के बाद, तो वही कहलाती है अफीम। अब इस अफीम को फिर क्या किया जाता है कि रासायनिक रूप से परिमार्जित किया जाता है, तो उससे बन जाता है क्या, मार्फिन। मार्फिन को जब और रासायनिक रूप से संशोधित किया जाता है, संसाधित किया जाता है, तो उससे बन जाता है ये हीरोइन। तो हीरोइन को ही हम क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका मूल वो है, वो किससे हुआ, इस पोस्ता से हुआ। इस पोस्ता से अफीम बनी, अफीम से मार्फिन बनी, मार्फिन से हीरोइन बनी, हीरोइन या फिर हम कहें स्मैक बना। तो ये जो नशीली पदार्थ हैं, ये सब पोस्ता से बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वही प्रश्न दिए गए हैं कि ये, और यहाँ पर ये नोस्कापीन भी इसी से बनती है। तो ये देखिए पोस्ता से बनती है। हीरोइन ये जो है, ये अफीम पोस्ता से प्राप्त हो रही है। मार्फिन प्राप्त होती है जैसे एक फल से, तो फल वही है, अभी जैसे हमने देखा कि अफीम से मार्फिन। और अब देखिए यहाँ पर ये अफीम कैसे प्राप्त होती है, जैसा अभी हमने देखा कि मतलब कि कच्चे फलों से प्राप्त होती है, पोस्ता के कच्चे फलों में चीड़ा लगा के। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है ये अधपके फलों से। देखिए कई बार पूछा गया है ना। अफीम का मुख्य अवयव देखिए मार्फिन होता है, क्योंकि मार्फिन रसायन जो इसमें से उपस्थित होता है। आनुवांशिकता के बारे में देखते हैं। आनुवांशिकता, वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंटल या फिर जीजे जॉन मेंटल जो हैं, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस में किया था, वो किया था मटर पे। ये अगला ही देखिए यहाँ पर फैक्ट था कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मटर में किया था। और मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंटल के, आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पे, क्योंकि इन्होंने मटर के लैंगिक जनन पे प्रयोग किया था। जीनोम चित्रण, जिसको हम जीनोम मैपिंग कहते हैं, ये संबंध रखता है जीन्स के चित्रण से। मतलब कि जैसे अगर ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन जेनिक्स जो जीन है हमारे, उनकी मैपिंग करनी है, तो ये इसी से संबंधित है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। देखिए जो क्रोमोसोम जो होते हैं, इन्हीं के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, और ये जो जीन होते हैं वो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जो गुण हैं या दोष हैं उनको ले जाने में सहायक होते हैं। हमारे शरीर की आनुवांशिक जो इकाई है वो क्या होती है, जीन होती है, और इसी जीन के माध्यम से व्यक्ति में गुण आते हैं। प्लावमान जीन अर्थात कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये बारबरा मैकिन्टॉक ने किया था इसका प्रतिपादन। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं है वो है टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सी राइबोज होती है, क्योंकि डीऑक्सी राइबोज जो अम्ल है वो इसमें से होता है, इसलिए ये डीऑक्सी राइबोज इसमें शर्करा पाई जाती है। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं, और इन 4 कथनों में से हमें ये बताना होगा कि इनमें से जो डीएनए है वो किसका परिवर्तित हो सकता है। इसमें से पहला ऑप्शन दिया है कार्बन 14 मतलब C14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वालों में। एक्सरे तकनीक जो तकनीकज्ञ हैं, यानी एक्सरे में जो काम करने वाले हैं वो लोग, कोयला खनक और रंजक या रंग साज। तो इनमें से किसका डीएनए बदल सकता है, तो ये बदल सकता है एक्सरे पे काम करने वाला व्यक्ति का। अगर एक्सरे पे काम करने वाला जो व्यक्ति है, अगर ये सावधानी से नहीं काम करता है, तो उसके रेडिएशन से उसके डीएनए में परिवर्तन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये अभी हमने डिस्कस किया। अगले वाले वीडियो में हम जैव उर्वरक और जो अगले टॉपिक रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स क्रम से आप ये वीडियो देखते जाएं, और इस वीडियो को आपने देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और अगर इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप, ताकि आप इसको वीडियो आपको मिलते रहें इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।